मॉर्निंग, नमः संस्कृताय। बच्चों, आज हम फिर अपने YouTube चैनल के माध्यम से संस्कृत व्याकरण से संधि प्रकरण को लेकर हाजिर हैं। इसके पहले वीडियो में हम आप सभी को दो संधि का सूत्र दिए, वृद्धि संधि और अयादि संधि। आज हम जिस संधि को पढ़ाने जा रहे हैं उस संधि का नाम है यन संधि। और यह जो संधि है यह भी स्वर संधि का ही एक भेद है। हम पहले ही बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं कि स्वर संधि जो हम पढ़ते हैं, संधि के 3 भेद, और फिर जो स्वर संधि का जो 5 भेद होता है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादि, तो हमें इन सबको भी पढ़ना जरूरी होता है। तो आज हम यन संधि के बारे में, यन संधि की परिभाषा, उसके क्या सूत्र हैं, उसकी क्या व्याख्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार यन संधि से हमारे बीच परीक्षा में सवाल हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सब तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार सुगमता से हर एक सवाल को हम हल कर सकते हैं। अगर कहीं संधि से पूछ दिया तो पूछता ही है परीक्षा में, है ना। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं हम मैटर को कि जो हमारा यन संधि है वो कैसा होता है, किस प्रकार से हम उसके साथ सरलता से मिलकर हम उसका हल और निष्पादन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखिए, सभी वर्ग वाले देखिएगा और कोशिश करिएगा कि हमारे द्वारा बताए गए बातों को फेयर कॉपी में लिखिएगा और फेयर कॉपी में लिखने के साथ साथ उसको आत्मसात करते जाइएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। समझ रहे हैं ना। पुस्तक में तो बहुत सारी बात लिखी होती है, लेकिन अगर उसको आप पढ़िएगा नहीं, देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तो फिर वो किसी काम की चीज नहीं होती है। समझ रहे हैं ना। इसलिए हमारे द्वारा बताए गए बातों का सही से आकलन कीजिए और आइए हम मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं कि हम किस बिंदु को पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, प्रत्येक दिन की तरह हम आज भी आप संधि लेकर हाजिर हैं और उस संधि से हम यन संधि को आज लिए। इसके बाद आपका बच जाएगा दीर्घ संधि और क्या बचेगा, गुण संधि। हम उसकी भी चर्चा करेंगे। आइए आज हम जिस संधि की चर्चा कर रहे हैं उन सब पर ध्यान दीजिए। तो आज जिस संधि को हमने लिया उसका नाम क्या है, यन संधि है। क्या है, यन। आपको हम संस्कृत ग्रामर का जो इंट्रोडक्शन बताए और जो वर्ण परिचय बताए, उस वीडियो को अगर आप अच्छा से देखिएगा तो उस वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्र की कल्पना की है। माहेश्वर सूत्र के बारे में हमने बताया। तो ये जो भी संधि हैं और संधि के जितने भी वर्ण आते हैं वर्णमाला के अंतर्गत, जो प्रत्याहार वगैरह है, ये सभी उसी माहेश्वर सूत्र की कल्पना है, उसी से निकली है। तो देखिएगा, इस संधि का सूत्र है इको यणच्छि। क्या सूत्र है, इको यणच्छि। यह जो हमारे पढ़ाने का क्रम है वो हिंदी और संस्कृत दोनों ग्रामर के लिए है। दोनों आप देख सकते हैं, क्योंकि संधि कहा जाता है कि संधि जो है मेन पार्ट संस्कृत ग्रामर का ही है। कुछ विशेष व्याकरणों के अनुसार इसे हिंदी ग्रामर में भी शामिल कर दिया, लेकिन ऐसे संधि जिसको हम अंग्रेजी में ज्वाइनिंग भी कहते हैं, यानी कि मिलना, ये मूलतः संस्कृत ग्रामर का चीज है। तो देखिए, इको यणच्छि क्या निकला, इक यन अच, यन निकला। तो ये सारे जो है प्रत्याहार हैं। क्या है, प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, माहेश्वरी सूत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इक यन अच, ये सब प्रत्याहार हैं और माहेश्वर सूत्र से इसकी निष्पत्ति मतलब कि निकलना हुआ। अब इसको पहचानने का, यन संधि का जो है पहचानने का
सीधा सीधा जो तरीका है वो हम बताते हैं। जिस संधि में, सीधी सी बात, जिस संधि में य व र और ल का समागम हो, अर्थात संधि अगर हम बना रहे हैं और विकार में उच्चारण के दौरान अगर य आ जाए, व आ जाए, र आ जाए और ल आ जाए तो बेहिचक हम बोलेंगे कि भैया ये इको यणच संधि है, यानी कि यण संधि है। एक फॉर्मूला, यानी कि एक ट्रिक हो गया। इको यणच, यण संधि को पहचानने का नियम, य व र ल, य व र ल। पहला विकार जब दो वर्ण मिलेंगे तो य होगा, दूसरा विकार जब दो वर्ण मिलेंगे तो व होगा, और तीसरा विकार जब दो वर्ण मिलेंगे तो र होगा, और चौथा विकार यानी कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे, परम सन्निकर्ष संधि, जब दो वर्णों की अत्यंत निकटता होगी तब वो ला विकार को जन्म देगा। अब सीधी सी बात है कि इस चारों विकार जो हैं ये यण संधि में आते हैं। अब अगर उच्चारण के दौरान जो हमें शब्द दिया गया, जैसे इत्यादि, व्याकुल वगैरह हमको दिया गया, तो उच्चारण के दौरान अगर य आ रहा है तो हम उसका निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। य को हमें कैसे लाना है, व को कैसे लाना है, र को कैसे लाना है और ल को कैसे लाना है। तो सीधा तरीका य व र ल, य व र, मेन आप याद रखिए य व र, यण संधि का मतलब य व र। इन तीनों का जहां विकार हो, इन तीनों का जहां ज्वाइनिंग हो, उसे हम यण संधि कहेंगे, यण संधि समझेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम व्याख्यात्मक ढंग से ले लें। किस संधि को? यण संधि को, इको यणच सूत्र को हम थोड़ा सा व्याख्यात्मक ढंग से ले। ह्रस्व या दीर्घ बार बार चर्चा की जाती है। जब भी हम स्वर संधि के किसी भी संधि को हम बनाएंगे, स्वर संधि के 5 विध होते हैं, तो अगर हम किसी भी संधि को बनाएंगे तो वहां ह्रस्व या दीर्घ रहना ही रहना। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, रमेश, रमा प्लस ईश, तो हम प्लस मतलब धन होता है ना, संधि में इसको धन बोला जाता है, रमा धन ईश, ठीक है। तो जहां कहीं भी हम बनाएंगे, यहां तक कि व्यंजन और विसर्ग में भी बनाएंगे, तो ह्रस्व या दीर्घ आ की मात्रा तो रहनी ही रहनी है, निश्चित है। तो कह रहा है कि ह्रस्व या दीर्घ हो। ह्रस्व या दीर्घ में क्या रहेगा? हर्षई, हर्षऊ, रील, ये 4 पहले वाले रहेंगे, पहले पद के लिए, और बाद जो विकार संयोग करेंगे तो य व और र, य व और र को उत्पन्न देंगे। सीधी सी बात है कि जब दो आपस में मिलते हैं तो किसी तीसरे का जन्म होता है, और यहां हमको संधि में तीसरे को ही पकड़ना है कि आखिर जो ये तीसरा बना तो कैसे बना, किन दो वर्णों के संयोग से बना, ठीक है। इन्हीं बातों को, इन्हीं तथ्यों को हमें ध्यान में रखना है, हमें संधि समझ में आ जाएगी। तो हर्षई और हर्षऊ, री के बाद अगर कोई दूसरा स्वर का मतलब भिन्न स्वर, मतलब विजातीय स्वर हो, अर्थात कहा जा रहा है कि हर्षई दीर्घई के बाद इन दोनों को छोड़कर इन दोनों के अलावे कोई अन्य स्वर हो, अन्य का मतलब दूसरा हो, विजातीय हो, स्वर ही कैटेगरी का हो लेकिन स्वर से विजातीय हो, अलग हो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यदि प्रथम पद हर्षऊ और दीर्घऊ, प्रथम पद क्या हो? हर्षऊ और दीर्घऊ हो, और इन दोनों को छोड़कर भी कोई अन्य स्वर हो। बार बार कहा जा रहा है कि प्रथम पद क्या होना चाहिए? हर्षई और दीर्घई, क्योंकि इसका नाम है इको यण, इक यण अच, ये 3 प्रत्याहार है, ये 3 प्रत्याहार के अंग हैं। तो पहला हो गया हर्षई दीर्घई, बाद में अगर विजातीय होगा, फिर कह रहा है कि अगर प्रथम पद हर्षऊ दीर्घऊ हो और बाद का पद भी विजातीय हो। 2 बात आपने समझ गया। तीसरा समझना है कि अगर प्रथम पद में री लिरी हो, क्या हो? री और लिरी, ये भी स्वर के अंतर्गत ही आता है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई अन्य स्वर हो, क्या हो? अन्य स्वर हो, तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? हर्षई, हर्षऊ, री लिरी का। अब देखना है
कि ये जो चारों विकार जो आए हैं य व र ल, यानी कि अंतःस्थ वर्ण से, अर्ध स्वर से, हिंदी ग्रामर में या संस्कृत ग्रामर में जिस प्रकार अंग्रेजी में W और Y सेमी वॉवेल होते हैं, ठीक उसी प्रकार य र ल वो को हम अंतःस्थ और अर्ध स्वर बोलते हैं। तो एक पहचानने का तरीका यह भी हो गया कि जिस संधि में अंतःस्थ स्वर आते हैं विकार के रूप में, कौन से रूप में, विकार के रूप में आते हैं, वो यन संधि होगा। दूसरा जो हुआ फॉर्मूला आपका कि जहां देखिए विकार के रूप में य व र और लो आ जाए वो यन संधि होता है। तो इन दोनों के बाद अगर कहता है कि अगर प्रथम पद हर्षई हो, प्रथम पद हर्षऊ हो, री हो और ली हो, तो जब इन दोनों से किसी वर्ण का संयोग होगा तो क्रमशः क्या होगा, हर्षई दीर्घई के स्थान पर य होगा विकार के रूप में, ठीक है। और हर्षऊ दीर्घऊ के बाद अगर कोई विजातीय होगा तो वहां विकार के स्थान पर क्या होगा, व होगा, य र ल व, ब नहीं व होगा। ठीक उसी प्रकार अगर बड़ी री हो या छोटी री हो और जब दोनों का संयोग होगा तो वहां विकार के रूप में र होगा। और जब कोई ली होगी, है ना, तो वहां ली हो जाता है, समझ गए। तो इस प्रकार हमने विकार को समझा। अब दूसरे अर्थों में इसको हम और आसान से समझाते हैं ताकि आपके दिमाग में यह बात पूरी तरह फिट हो जाए, आपको पढ़ने के बाद लगे कि नहीं आज हमने पढ़ा और ये हम यन संधि को अच्छे तरीके से समझ गए। गौर करने वाली बात है, तीन जो विकार है इसमें दूसरे अर्थों में अगर हम इसको देखें और समझने की कोशिश करें तो कहता है क नंबर में कि हर्षई दीर्घई, पहला विकार क्या होगा, प्रथम पद का हर्षई दीर्घई, किसको लाने के लिए, य को लाने के लिए, किसको लाने के लिए, य को लाने के लिए। और आगे कोई विजातीय स्वर हो, डिफरेंट स्वर हो, अलग स्वर हो, ठीक है। तो जब हर्षई दीर्घई और विजातीय स्वर मिलेंगे तो हर्षई दीर्घई का कौन सा विकार उत्पन्न करेगा, य विकार उत्पन्न करेगा। यानी कि अब हम समझ रहे हैं, समझने वाली बात है कि अगर शब्द करने के लिए हमें संधि दिया जाए, क्या दिया जाए, संधि दिया जाए कि आप संधि विच्छेद करिए और विकार के रूप में य आ रहा है, तो बेहिचक हम प्रथम पद को हर्षई दीर्घई से लेंगे और बाद कोई विजातीय जो उसका ओरिजिन हो, उस शब्द का जो आधार हो हम उसको चुनेंगे। तो विकार के रूप में हमारा यो निकल करके आएगा और हमारा संधि विच्छेद बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब ख नंबर आइए, दूसरा विकार व के रूप में जो हम देख रहे थे, ठीक है। कहता है कि हर्षऊ दीर्घऊ के आगे, समझ रहे हैं ना, हर्षऊ दीर्घऊ के आगे अगर कोई विजातीय स्वर हो या विजातीय स्वर आए और संयोग करे शब्द के उत्पत्ति के आधार पर, शब्द की अपनी प्रकृति के आधार पर अगर आवे तो हर्षऊ दीर्घऊ का व में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, व में बदल जाता है। यानी कि व को लाने के लिए प्रथम पद हमको हर्षऊ दीर्घऊ कभी नहीं छोड़ना है। बाद कोई विजातीय स्वर आवे शब्द की प्रकृति के आधार पर तो हर्षऊ दीर्घऊ का जब संयोग करेगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर री के आगे कोई विजातीय स्वर आ जाता है, क्या आता है, री के आगे अगर कोई विजातीय स्वर आता है और जब दोनों का संयोग करता है तो री का र में बदल जाता है। यानी कि तीन विकार हुए, य व र, य व र। एक बात हमें और गौर करना है कि जब भी हम यन संधि बनाएंगे तो इसमें हम उपसर्ग की कल्पना जरूर करेंगे। अब उपसर्ग क्या होता है इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय, चाहे वो संस्कृत व्याकरण हो, हिंदी व्याकरण हो या अंग्रेजी व्याकरण हो, अंग्रेजी में भी इसके नाम सफिक्स और परफिक्स दिए गए और इसी को हिंदी और संस्कृत में उपसर्ग और प्रत्यय कहता है। तो हम यहाँ उपसर्ग की बात कर रहे हैं, किस संधि में, यण संधि में। गौर करने वाली बात है
कि यण संधि अगर सीधा सीधा बनाना है ना, तो जो भी आपको शब्द दिए जाएं यण संधि के और लगे कि नहीं ये शब्द उपसर्ग से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहली बात है कि यण संधि में, खासकर यण संधि में, कि जहां उपसर्ग लगा है उसको हटा दीजिए। आपको लगे कि जैसे कि हम व्यायाम बोले, व्याकुल बोले, ठीक है, अन्वय बोले, या दिए हम बनाने संधि विच्छेद कि इन सब संधि विच्छेदों का आप, इन सब पदों का संधि विच्छेद करें, तो सीधा सीधी बात देखना है कि व्यायाम है, तो व्यायाम में क्या है, बी उपसर्ग लगा हुआ है, तो बी धन यानी कि बी प्लस आयाम हमारा क्या हो गया, व्यायाम। एक तो हमने उपसर्ग के आधार पर बना लिया। दूसरी बात हमें गौर करना है कि य, ब, र और ल जो विकार आते हैं उस पर बनाना है। और तीसरी बात हमको समझ के बनाना है, सूत्र के अनुसार, व्याख्या के अनुसार समझ के बनाना है कि हम जो शब्द व्यायाम दिए हैं संधि विच्छेद करने के लिए, तो व्यायाम जब बोलते हैं तो व आधा व के बाद जब य की मात्रा आती है तो हम समझ लेंगे कि यहाँ य विकार है, और य विकार को लाने के लिए जो हमारा मूल शब्द है यानी कि प्रथम पद का जो हमारा शब्द है उसमें हर्षई या दीर्घई कार की मात्रा अवश्य रहेगी। बाद उसी शब्द के आधार पर हम चुनेंगे तो हमारा निष्कर्ष, हमारा संधि विच्छेद बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, एक बार आप बोर्ड पे लिखे हुई सारी बात को देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, गौर कर लीजिए, आप इसको देख लीजिए बढ़िया तरीका से कि कैसे बताया गया है सूत्र को, कहां कहां हमने क्या बताया, इन सब तथ्यों को देख लीजिए। ठीक है, देख लिए। अब हम समझेंगे, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे और उदाहरण से भी सवाल निकलेंगे, है ना। बनाते हैं हम एक संधि या संधि विच्छेद करते हैं, लेकिन उससे तीन सूत्र निकलते हैं, तीन मतलब कि प्रश्न उपस्थित होते हैं। पहला प्रश्न कि जो हम संधि बनाने देते हैं वह भी परीक्षा में पूछ सकता है किस संधि का उदाहरण है। दूसरा पूछ सकता है कि जो हम संधि विच्छेद दिए हैं इसमें किन दो वर्णों की संधि हुई है। तीसरी बात आपको डायरेक्ट विकार दे देगा, जैसे य विकार, ए विकार, अ विकार, औ विकार दे देगा, और पूछ देगा कि य विकार को लाने के लिए किन दो वर्णों को समागम करना या संगम कराना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं और उदाहरण देख करके हम बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण को देखें और समझें कि किस प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं। ठीक है, आइए देखिए, विकार देखिए यण संधि का। पहले किन किन वर्णों का समागम होता है, किन किन वर्णों को ज्वाइन किया जाता है और कौन सा विकार आता है, हम उसको देखेंगे। तो सीधी सी बात, दो पद होते हैं, जब भी हम संधि बनाते हैं तो दो पद होते हैं, यानी कि दो वर्ण का मिलन होता है, और दो वर्ण जब मिलेंगे और विकार उत्पन्न होंगे तभी संधि होगी। तो यण संधि का हम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। आइए, तो हम देख रहे हैं जैसा कि जो लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा कि हमने क्या मिलाया, हर्षई को मिलाया और अ को मिलाया, हर्षई, और बाद में क्या आ गया, विजातीय आ गया, यानी कि पहले आना चाहिए अ को, तो अ ना आकर के हर्षई दीर्घई आया और फिर बाद में अ आया, तो विकार यहाँ क्या निकला, य निकला। तो कैसे कैसे मिला, हर्षई प्लस अ बराबर य, हर्षई प्लस आ बराबर य, दीर्घई प्लस अ बराबर य, अगर वही रहेगा दीर्घई प्लस आ बराबर य। तो कुल मिला के हमको फोकस य पर करना है कि अगर हमें य को लाना है, किसको लाना है, विकार के रूप में य को लाना है, तो हमारा जो पहला वर्ण होगा वो हर्षई दीर्घई होगा और बाद जो होगा वो विजातीय होगा, तभी यो आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा, अन्यथा वो हमारा गलत होगा। जैसे आप कुछ शब्द का संधि विच्छेद देख सकते हैं, इत्यादि है, यद्यपि है, अत्याचार है, व्याकुल है, अत्युक्ति है। तो देखा जाए इन शब्दों का कैसे होता है और कैसे हम पहचानेंगे। तो सीधी सी बात है कि जैसे हम इन शब्द का उच्चारण किए, यद्यपि, क्या किए,
यद्यपि, तो बोलने के क्रम में य आया तो विकार वही है, ठीक है। इत्यादि, तो आधा त और य के बीच में य का समागम है, वहां छिपा हुआ है, उसको हमें निकालना है। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान देना है। और पहला बताए थे क्या, य व र, और दूसरी बात बताए थे कि आपको यन संधि में खास करके उपसर्ग पर ध्यान देना है। तो अगर कहा जाए, दिया जाए कि बताओ कि यद्यपि में कौन सा उपसर्ग है, तो हम सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यदि लिख देंगे। और धन प्लस हम अपि कर देंगे, क्योंकि अपि जो है इस शब्द की प्रकृति है, अंत की प्रकृति है। तो एक तो हमारा उपसर्ग के अनुसार ये संधि विच्छेद बन गया। दूसरी बात, अगर हम इसी में निकालेंगे तो देखा जाए दा में कौन सी मात्रा है, हर्षई कार की, प्लस अ, प्रथम पद का दूसरा वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, जब दोनों मिलेंगे तभी नया विकार होगा। तो यहां पर विकार क्या हो गया, य हो गया। क्या होगा, य विकार हो गया। ठीक इसी प्रकार हम और देखेंगे इत्यादि। अगर वहीं पूछ दिया कि इत्यादि में कौन सा उपसर्ग है, तो हम क्या लिखेंगे, इति लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस हम क्या कर देंगे, धन आदि। यहां भी अगर हम देखते हैं तो ता में हर्षईकार की मात्रा है और वाद उधर आकार की है। तो हर्षई प्लस आ बराबर विकार में क्या निकला, यह निकला। विकार हमारा क्या निकला, यह निकला। ठीक उसी प्रकार अगर हम अत्याचार को देखें और वर्ण संयोग के आधार पर और अगर हम उपसर्ग के आधार पर देखें तो दोनों का काम एक ही है। अगर हम उपसर्ग के आधार पर भी देखेंगे तो भी संधि हमारी वही होगी और वर्ण संयोग के आधार पर भी देखेंगे तो हमारा वही होगा। अब शब्द की प्रकृति समझिए, अत्या, अत्या के बीच में यह विकार आया है, तो अत्या को लाने के लिए हमें हर्षई डालना पड़ेगा। तो जो हमारा आधा त है उसको पूरे त में बदल करके हम इसमें हर्षई, और अति जब भी लिखा जाता है तो हर्षईकार से अतिधन आचार, अतिधन आचार हमारा क्या हो गया, संधि विच्छेद बन गया, ठीक है। और इससे निकालेंगे कैसे, परीक्षा में ये सवाल आ जाएंगे कि अतिधन आचार, अतिधन आचार, अति प्लस आचार शब्द में किन दो वर्णों की संधि हुई। तो हम बार बार ये आपको बात बता रहे हैं कि वर्ण जो हम चुनेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो प्रथम पद का दूसरे वर्ण में कौन सी मात्रा लगी हुई है हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ अति में ता में हर्षईकार की मात्रा लगी हुई है और जो बाद का पद है उसमें धन यानी कि प्लस आकार की मात्रा लगी हुई है। और जब ये दोनों संयोग करते हैं तो य को जन्म देते हैं। उसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बच्चों बताओ व्याकुल में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए संधि का सूत्र जो है इको यणच्च। क्या, इको यणच्च, य व र, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार व्याकुल में भी उपसर्ग है, अब प्लस हम दे दिए आकुल। तब बा में हर्षईकार की मात्रा और प्लस आ, तो हर्षई अब प्लस आ बराबर य। उसी प्रकार शब्द की प्रकृति के आधार पर अत्युक्ति, क्या, अत्युक्ति। तो अत्युक्ति देखा जाए यहां में य हम बता रहे थे य, लेकिन अगर य हर्षु भी होगा तो चीज सेम वही रहेगा, सूत्र वही काम करेगा, वही उपसर्ग रहेंगे, नियम भी वही काम करेगा और उदाहरण भी वही होगा। अत्युक्ति में यहाँ य हर्षुकार हो गए, क्या हो गए, य हर्षुकार हो गए। तो आपको घबराना नहीं है कि सर बताए य और यहाँ हो गया य हर्षुकार, दिक्कत नहीं है, सूत्र वही है, केवल फॉलो करना है। तो अगर देखिए उपसर्ग के अनुसार अगर हम देखें तो अत्युक्ति में भी अति उपसर्ग है, प्लस युक्ति, सॉरी प्लस क्या हो गया, युक्ति, य में हर्षुकार, कत संयुक्त हर्षिकार। तो इन दोनों को भी अगर हम निकालेंगे अत्युक्ति में तो अति में हर्षईकार प्लस हाँ प्लस देखा जाए, गौर किया जाए, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया, युक्ति नहीं होगा उक्ति होगा, ठीक है। क्या होगा, अति प्लस उक्ति। तो अति में क्या हो गया, हर्षईकार और उक्ति में हो गया हर्षऊकार। तो इन दोनों
किसको जन्म दिया? य हर्षुकार को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? य हर्षुकार को जन्म दिया। तो हम यन संधि का एक विकार देखें और निष्कर्ष निकालना सीखें कि हमें य को किस प्रकार लाना है। चाहे आप उपसर्ग से लाओ या नियम से लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। बगैर लाए आपकी संधि या संधि विच्छेद सही नहीं हो सकती है। और जो परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे किन दो वर्णों वाले, अक्सर पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे। अब हम यन संधि का जो दूसरा विकार है, वो वाला विकार, अब हम उसको देखें। ठीक है, इससे पहले दो और देखा जाए, प्रत्येक। ठीक है, तो इसमें भी यकार का विकार आ रहा है। तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति लगा हुआ है और प्लस एक लगा हुआ है, ये देख लिए। उसके बाद इत्युक्तवा, जो अत्युक्ति बना है उसी प्रकार है, इति धन उक्तवा। इति धन उक्तवा को हम देखें तो प्रत्येक में भी प्रति ता में हर्षिकार है और इधर एकार है। तो शब्द की प्रकृति के आधार पर जहां हम य कह रहे थे, य हर्षुकार भी आ सकता है और य में एकार भी आ सकता है। तो हमें हड़बड़ाना नहीं, हमें कंफ्यूजन में नहीं होना है, क्योंकि उसकी जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है, वो उसी आधार पर है। तो ये नियम भी उसी आधार पर काम करेंगे। अगर वो प्रत्येक हो जाए, इत्युक्ति हो जाए, इत्युक्तवा हो जाए, तो भी वहां वही काम करेगा। तो हमने देखा अगर य भी रहेंगे तो विकार वही होगा, य में हर्षुकार रहेगा तो भी विकार वही रहेगा, वर्ण का संयोग वही रहेगा। अगर य में एकार भी रहेंगे तो भी नियम वही काम करेगा और सूत्र भी हमारा वही होगा। क्या होगा? इको यणच्च। क्या होगा? इको यणच्च। देख लिए। अब आइए, अब हम आते हैं व वाले विकार पर। तो जहां हम देखें कि प्रथम पद हर्षई दृगई और बाद का कोई विजातीय स्वर आया तो य में बदला, य हर्षऊकार में बदला और य एकार में बदला। अब हम देखेंगे व वाले विकार में। किसको देखेंगे? व वाले विकार में। तो पहले इसका कॉम्बिनेशन समझिए कि प्रथम पद हर्षऊ दृगऊ रहेगा और बाद का जो पद है अ, आ और ए भी हो सकता है, जैसे व, वे, एकार, ये भी हो सकता है। हमने कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया है? अन्वय। और यहां भी आप उपसर्ग वाली बात अप्लाई कर सकते हैं। जो उपसर्ग वाली बात है आप यहां भी ला सकते हैं। यन संधि उपसर्ग पर ही आधारित है। अन्वय को देखा जाए तो अन्वय में अणु उपसर्ग है और प्लस अय है। अन्वय में क्या है? अणु उपसर्ग है, ठीक है, और अय है। तो अणु उपसर्ग में न में हर्षऊकार की मात्रा है, अब प्लस इधर अ है, तो बराबर क्या निकल गया विकार हमारा? व निकल गया। क्या निकल गया? व विकार निकल गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम स्वागत को देखें तो स्वागत में हमारा जो उपसर्ग है सु प्लस आगत। सु प्लस आगत। तो स दंत स में हर्षऊकार की मात्रा और धन आकार, यहां भी व को जन्म दिया। उसी प्रकार अगर हम शब्द आ जाए अन्वेषण, क्या आ जाए? अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, छानबीन करना, है ना। तो अन्वेषण में भी कौन सा उपसर्ग है? अणु उपसर्ग है। तो हम इसको छाट लिए, देख लिया जाए एक बार अन्वेषण को। तो अन्वेषण में भी अणु उपसर्ग है और इधर हो जाएगा एसन। तो क्या हो गया? बा में एकार की मात्रा हो गई, बा में किसकी मात्रा हो गई? एकार की भी मात्रा हो गई। तो हमें हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि सूत्र तो हमारा वही काम करेगा। देखा जाए अनु में हर्षऊकार और धन ए हो गया, तो अन्वे बा में एकार ले आया। क्या ले आया? बा में एकार की मात्रा ले आया। ठीक उसी प्रकार बद्ध्वा गमन,
वह विकार को भी हमें केंद्रित करना है कि बद्ध्वागमन जो बोले तो ध और ग के बीच में वह विकार आया है, तो हमारा संधि विच्छेद क्या होगा? बधू प्लस आगमन, बधू प्लस आगमन। देखें वधू में दुर्गौकार हो गया और इधर आकार हो गया, तो दोनों जब मिले तो वह बन गया बद्ध्वा। क्या बन गया? बद्ध्वा, आकार। वह विकार उत्पन्न हुआ। ठीक है, आइए अब हम इसमें देखते हैं रीकार और र वाली मात्रा को देखते हैं। एक बार देख लिया जाए और लिख लिया जाए। अब हम देखते हैं आगे। यन संधि का जो विकार होगा वो क्या होगा? री प्लस अ जो विजातीय होगा तो बराबर यहां र विकार को जरूर देगा। ठीक उसी प्रकार री प्लस आ बराबर र। अब इन दोनों से हम देखते हैं कि किन किन शब्दों का संधि हो सकता है। तो हम पहले देखेंगे पित्रादेश। पित्रादेश, तो जब हम शब्द पित्रादेश बोलते हैं तो रा और र दो विकार आते हैं। ठीक है, तो पहला पद क्या होगा? री, यानी कि पिता का मूल शब्द क्या हुआ? पितृ हुआ। तो हम यहां लिख देंगे पितृ प्लस आदेश। देख लीजिए क्या लिखे हम? पितृ प्लस आदेश। ठीक है, अगर वहीं आ जाएगा मात्रादेश, तो माता का मूल शब्द क्या होता है? मातृ, जो कि ऋकारांत है। अगर शब्द रूप के अनुसार भी देखें तो माता और पिता का जो मूल शब्द होता है मातृ और पितृ होता है, तो मातृ प्लस आदेश। अब हम इन दोनों शब्दों से विकार को निकालेंगे, तो माता में भी रीकार यानी कि पितृ में भी रीकार और मातृ में भी रीकार। तो री प्लस अ या आ बराबर र या रा। ये दो विकार हुए। वहीं अगर आ जाएगा पित्राज्ञा, क्या आ जाएगा? पित्राज्ञा। यन संधि का उदाहरण है। क्या लिखेंगे हम इसको? पिता का मूल शब्द पितृ प्लस आज्ञा, और मिल क्या रहा है यहां वो भी हम देखेंगे। कंक्लूजन क्या निकल रहा है? विकार क्या निकल रहा है? ता में रीकार की मात्रा और प्लस इधर आ बराबर रा, यानी कि रा। ठीक है बच्चों, एक बार देख लिया जाए और हमारी बात को सुन लिया जाए। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। आज हमने आपको यन संधि पढ़ाया, यन संधि के सूत्र बताए, उसके नियम बताए, किस प्रकार हम उसके विकार को पहचान सकते हैं, किस प्रकार दो वर्ण का संयोग होता है, ये सारे बात को रखें। आप इसे देखने की भरपूर कोशिश करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।